बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे निवेदन करूंगा माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री मंत्री जी, आप अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। सबसे पहले तो मुझे आभार प्रकट करना है माननीय सदस्यों का, जिन्होंने न केवल इस बिल का समर्थन किया बल्कि हमारा उत्साहवर्धन भी किया। माननीय श्री जगदम्बे पाल जी, हमारे बड़े ही वरिष्ठ और सीनियर नेता, और जाहिर है हमारे जो सीनियर नेता हैं उनको इस बात का खेद भी होता है कि विपक्ष के लोग इस अवसर से अपने आप को वंचित कर रहे हैं। उन्होंने उल्लेख किया कि 2018 में भी इसी प्रकार का विश्वास प्रस्ताव लेकर आए थे, और जब वो ये बात कह रहे थे तो मुझे लगा कि शायद वो अभी बाहर जाकर के 2028 के लिए प्रस्ताव की तैयारी कर रहे हैं विश्वास की। लेकिन एक सुचारू तरीके से बात रखी है उन्होंने, उसके लिए उसका स्वागत भी है और उससे हमारा उत्साहवर्धन भी होता है। टी रंगैया जी ने बात रखी इक्विटेबल फंडिंग की, और ये भी इस बात का भी अनुमोदन किया कि ये लगभग लैंग्वेज न्यूट्रल रहेगा। माननीय सदस्य इस बात की दाद देंगे कि इस सरकार ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विज्ञान के विषयों को दूसरी भाषाओं में, भारतीय भाषाओं में भी उसका शिक्षण प्रशिक्षण हो सके, इसकी व्यवस्था की है। हमारे कुछ एक मेडिकल कॉलेजेस और इंजीनियरिंग कॉलेजेस पहले से ही हिंदी में करिकुलम प्रारंभ हो चुके हैं, मध्य प्रदेश इत्यादि में, और इस दिशा में हम बढ़ रहे हैं कि आगे चल करके हमारी जो 8th शेड्यूल की भाषाएं हैं उसमें भी हम, so that we are able to provide democratization and language neutral curriculum to all the youth and students. श्री मालूक नागर साहब ने गन्ने की बात करके वो चले गए, लेकिन ये जो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन है, इसमें यदि कोई गन्ने को लेकर के आएगा प्रपोजल तो उसको भी उतना ही कंसिडर, उस पर विचार किया जाएगा जैसे किसी और विषय का। यकीनन आज आगे जाकर के जेनेटिक इंजीनियरिंग से और ऑर्गेनिक खेती को लेकर के बहुत सारा काम हो रहा है, और आप तो उसके माहिर हैं। सरदार सिमरनजीत सिंह मान साहब ने जिक्र किया रेलवे इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का, उस पर मैं बहुत ज़्यादा इस समय बात नहीं करूंगा क्योंकि इस मंत्रालय से उसका सीधा सीधा संबंध नहीं है। और जयंत सिन्हा जी ने अपने अनुभव से और जिस प्रकार का उनका अध्ययन रहा है, इस बिल के मूल भाव को समझ करके अपने विचार रखे। मुझे लगता है कि यदि इस प्रकार का सहयोग रहेगा तो हमने जिस तरह की कल्पना की है उस ढंग से इस बिल को लागू करने में सफल रहेंगे। बहुत लंबी बात ना करते हुए मैं इसको कुल मिलाकर के इस चर्चा को समेटते हुए ये कहूंगा कि आज पिछले 8-9 वर्षों में भारत जिस स्तर पर पहुंचा है वो केवल मैं नहीं कह रहा, या हमारे बैठे हुए साथी नहीं कह रहे, या हम इसलिए नहीं कह रहे कि हम सत्ताधारी पार्टी के साथ संबंध रखते हैं या किसी पार्टी विशेष से। ये आज भौगोलिक मापदंड है जिन्होंने भारत को मान्यता दी है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स हमने नहीं बनाया, आपने नहीं बनाया, विश्व में इसकी मान्यता है। हम 81वें नंबर पर थे 2014 से पहले। 40 मैदान जंप हुआ है, 41 मैदान, आज हम 40 पर आ गए और दुनिया इस बात को मान रही है। स्टार्टअप इकोसिस्टम में हम 2014 से पहले मात्र 350-400 स्टार्टअप हुआ करते थे इस देश में। मोदी जी ने लाल किले से आह्वान किया स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, देखते ही देखते आज 1 लाख की संख्या पार हो गई। विश्व के मापदंड पर हम तीसरे दर्जे पर है स्टार्टअप की दुनिया में। हमारे बायोटेक के स्टार्टअप मात्र 50 हुआ करते थे, आज बढ़कर के 6000 हो गए। हमारी वैक्सीन की सक्सेस स्टोरी, वो देश जिसको देख करके सारा विश्व कतराता था कि 130-40 की जनसंख्या का ये देश, अगर यहां पर कोविड फैल गया तो इन्हें अपना रख रखाव तो करना नहीं आता, ये हमें भी ले डूबेंगे।
उस देश ने न केवल अपने आप को संभाला, लेकिन ये मोदी जी की कुशल नेतृत्व का परिणाम था कि दूसरे देशों को भी वैक्सीन उपहार के रूप में दिया। और चंद्रयान की कथा जयंत जी ने भी सुनाई। आज जो जो वो घूमता घूमता चंद्रमा के नजदीक आ रहा है, पहले बड़ा ऑर्बिट, फिर छोटा ऑर्बिट, फिर छोटा ऑर्बिट, फिर धीरे धीरे वो स्थान तय करेगा और 23 तारीख 24 के लगभग लैंड करेगा। तो जितनी उत्सुकता से हम भारतवासी उसे देख रहे हैं, उतनी उत्सुकता से अमेरिकन लोग देख रहे हैं कि ना मालूम वहां से क्या हमें प्रमाण मिले, क्या इनपुट्स मिले। यानी उस तरह की मान्यता हमारी क्षमता की हो चुकी है। और ये संभव इसलिए हुआ कि मोदी जी ने एक बहुत बड़ा सबक हमें जो दिया, वो ये कि हम साइलो से बाहर निकले। ये जो वैक्सीन की कथा है, इसमें होल ऑफ गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट आया। इसमें स्वास्थ्य मंत्रालय का योगदान रहा, विज्ञान मंत्रालय भी रहा, इसमें अन्य मंत्रालयों ने भी इसमें योगदान किया, मार्केटिंग के लिए कॉमर्स भी आया, विदेश मंत्रालय भी आया, वैक्सीन मैत्री का एक अभियान भी शुरू किया गया। तो किस प्रकार से एक इंटेग्रेटेड अप्रोच के माध्यम से और साथ ही साथ एक्सटेंडेड इंटेग्रेशन मैं कहूंगा, जो न केवल सरकार के विभागों तक सीमित रहे बल्कि समाज के दूसरे वर्गों को, भले वो इंडस्ट्री है, भले वो रिसर्च है, भले वो उद्योग जगत है, हम उसको साथ लेकर के चले तो किस प्रकार हम अगले 25 वर्ष के अमृत काल को उस कल्पना में ढाल सकते हैं जिसकी हमने की है। तो इन ब्रीफ आई वुड से दैट दिस बिल it spells out democratization of the human resource as well as democratization of the funding। जैसे कि टी रंगैया जी ने कहा कि स्टेट की यूनिवर्सिटीज, और जगदम्बे पाल जी ने भी इशारा किया, जो लोग ये दुहाई देते हैं कि प्रदेशों के साथ पूरी तरह न्याय नहीं होता, शायद उन्हें इस बात का मालूम ही नहीं, शायद इस बात का अनुमान ही नहीं कि उनके अपने नियंत्रण में जो विश्वविद्यालय, जो स्टेट रन यूनिवर्सिटीज हैं, वहां मात्र 10% रिसर्च के लिए फंडिंग हुआ करती थी, क्योंकि स्पर्धा के आधार पर फंडिंग दी जाती थी। स्पर्धा में जो बड़े बड़े संस्थान थे वो आगे बढ़ जाते। ये नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एक विद इन दी स्टेट यूनिवर्सिटीज स्पर्धा करवाएगी। ये मैं बात साझा करना चाहता हूं। देयर विल बी ए कॉम्पिटिशन ऑफ द स्टेट यूनिवर्सिटीज विद इन स्टेट यूनिवर्सिटीज एक्सक्लूडिंग IITs एंड अदर इंस्टीट्यूट, ताकि उनके लिए निर्धारित की गई राशि उन्हीं तक रहे और वो धीरे धीरे अपना स्तर बढ़ा भी सकें। और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि विद्यार्थियों की अधिकतर संख्या इन्हीं विश्वविद्यालयों में रहती है। इसी तरह दूसरा जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही है विज्ञान के क्षेत्र में भी और कुल मिलाकर के भी, वो ये कि जिसको जगदम्बे जी ने एक इशारे में कहा, टुडे द वर्ल्ड लुक्स अप टू अस विद सीरियसनेस। पहले कभी किसी ने सोचा कि हमारे यहां से क्लाइमेट की बात होगी, क्लीन एनर्जी की बात होगी? वो तो समझते थे कि ठीक है, ये सांप सपेरों की बात कर लेते हैं, ये क्लाइमेट चेंज हुई तो इनके दिमाग से ऊपर से उड़ जाता है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने कॉप की मीटिंग में साहस करके ये बात कही कि सन 2070 तक वी विल बी नेट जीरो। यानी वी हैव टेकन लीड in the global issues which earlier were believed to be the exclusive domain of some of the so-called developed countries। आज हम भी उसी स्तर पर, आज हम उनको लीड दे रहे हैं और वो हमें देख रहे हैं। और इसलिए आने वाले समय में इसमें कोई संदेह नहीं कि जितनी भी प्रगति होगी, जितना विकास होगा और अर्थव्यवस्था में जितनी वृद्धि होगी, दैट विल बी इंटायरली टेक्नोलॉजी ड्रिवन। ये इतनी तीव्र गति से इस समय ये टेक्नोलॉजी का दौर चल रहा है कि आप रात को जो सोच करके सोते हैं कि सुबह ये होगा, वो रात तक हो गया होता है। भी उस दिन हमने सोचा कि चंद्रयान सुबह ऑर्बिट से निकल के दूसरी तरफ जाएगा 31 तारीख को, तो मैं भी उसकी प्रतीक्षा कर रहा था क्योंकि हम उसको फॉलो कर रहे हैं। तो रात को 12 बजे जैसे मैं सोया, 12:30 बजे चला गया, और जब मैं उठा पता चला 4 घंटे पहले ही हो गया। इतनी तेज गति से। सो नॉट ओनली द टेक्नोलॉजी इज कॉन्स्टेंटली मूविंग फॉरवर्ड, द पेस इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। और आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और आगे चल के चुनौती रहेगी द ऑप्टिमम
सिनर्जी बिटवीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ह्यूमन इंटेलिजेंस, किस प्रकार से उसका, और इसलिए यदि भारत ने जो कल्पना की है, जिसका जिक्र मोदी जी अक्सर करते हैं कि सन 2047 का भारत, शताब्दी भारत, जब आजाद हिंदुस्तान अपनी 100वीं सालगिरह मनाएगा, उस शिखर पर पहुंचने के लिए और अपनी मान्यता कायम करने के लिए हमें भौगोलिक मापदंडों पर पूरा उतरना होगा। Our parameters have to be global, our challenges have to be global, our strategies have to be global, and our competitiveness has to be global. और उसके लिए जैसा जयंत जी ने कहा कि नेशनल रिसर्च सोसाइटी अमेरिका की, आज वो हमसे पूछ रहे हैं कि आपने नेशनल रिसर्च फाउंडेशन में क्या क्या ड्राफ्ट किया, और मुझे विश्वास है अगर हम इसे उस तरह से जमीन पर उतारने पर कामयाब हुए तो ये भी एक तरह का रोल मॉडल हमारी संस्था रहेगी दुनिया के दूसरे देशों के लिए। और इसलिए बहुत बात ना करते हुए मैं केवल इतना कहूंगा कि दिस इज गोइंग टू बी एन अरेंजमेंट विच विल एनेबल डेमोक्रेटिक पूलिंग ऑफ साइंटिफिक रिसोर्सेज। जैसे मैंने कहा, प्रतिभा की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनके पास अपनी प्रतिभा इन्वेस्ट करने के मौके नहीं थे। हमने इसमें यह भी प्रावधान किया कि जो हमारे एनआरआईज बाहर चले गए हैं युवा, उनको भी वापस आया जा सके, क्योंकि उनको अब अवसर नहीं था मिलता, इसलिए जाते थे। इसमें उसमें भी उसकी भी ध्यान, और साथ ही साथ डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ द फंडिंग। हमारे पास ऐसे युवा प्रतिभाएं हैं, वी हैव यंग ब्रेन्स हु आर रेडी टू पुट इन देयर टैलेंट, and we also have industry which is ready to invest, but we were constraining ourselves because of self-made barriers. आज मोदी जी ने हमें उन बाधाओं से मुक्ति दिलाने का काम किया है ताकि हम खुली हवा में, खुली फिजा में एक तेज गति से आगे 25 साल बढ़ सके। ये नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का बिल केवल साइंस नवाचार तक ही सीमित नहीं रहेगा, आने वाले समय में भारत की अर्थव्यवस्था के निर्माण में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। इसलिए मुझे लगता है कि हर भारतवासी को गर्व के साथ इस बिल का अनुमोदन करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री रितेश पांडे जी, यू वांट टू मेक ए ब्रीफ इंटरवेंशन, काइंडली मेक इट वेरी ब्रीफ। वेरी ब्रीफ सर। मैं बधाई देना चाहता हूं, एक बहुत ही अच्छा बिल सामने आया है, लेकिन हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जैसे कि ब्लॉकचेन हो गया या क्रिप्टो करेंसी हो गई, जिसके ऊपर सरकार की एक नकारात्मक सोच रहती है कि इससे हो सकता है रियाया को या आवाम को बहुत नुकसान हो सकता है। लेकिन और देशों में देखा जाता है कि उनको एक साइलोस में रखे, आपने कहा कि साइलोस नहीं होना चाहिए, उनको एक साइलोस में रखे, उसके ऊपर अनुसंधान होता है। तो क्या ये होगा? और दूसरा, जो 50,000 करोड़ की आप बात कर रहे हैं, 35,000 करोड़ और अन्य जगहों से आएगा, इस पर ठोस क्या है? ये एक हिसाब से लगता है कि नहीं हमारे पास 35,000 करोड़ आ जाएगा, इस पर कोई ठोस बहुत बहुत धन्यवाद। प्रश्न है कि विधेयक पर विचार किया लेके, क्योंकि ये बिल इस प्रकार का है कि इसमें समझना भी आवश्यक है, तो इसलिए मैंने अध्यक्ष महोदय की अनुमति से, वरना 2 मिनट में ये पास भी किया जा सकता है, लेकिन 2-3 मिनट लेके, क्योंकि इन्होंने एक विषय रखा है जो शायद समझने के लायक है। जो आप कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, आपके ही प्रश्न में उत्तर भी था। वो जो पहले की बाधाएं थी, जैसे ब्लॉकचेन को लेकर, क्वांटम को लेकर के, उससे मुक्ति प्राप्त करने का ही ये प्रोसेस है, और इसके लिए इस दिशा में काम पहले से ही आरंभ हो चुका था। जैसे अपने अनलॉकिंग ऑफ द स्पेस सेक्टर हुआ, जियो स्पेशल पॉलिसी हुई, उस कभी किसी ने सोचा था? श्रीहरिकोटा के जब जिस दिन चंद्रयान की लॉन्चिंग हुई तो पत्रकार आकर के मुझे पूछने लगे कि साहब पहले और अब से कांग्रेस वालों ने कहा, किसी ने कहा कि कोई फर्क नहीं पड़ा, ऐसे ही ये ढोल बजा रहे हैं, क्या फर्क हुआ आज? मैंने कहा आप मुझे बताएं, आप यहां पहले कभी आए थे? बोले नहीं। 1000 मीडिया के मित्र वहां स्थान पर खड़े थे, क्योंकि वो फाटक आज तक बंद था, मोदी जी ने खोला श्रीहरिकोटा का। तो वी आर ऑलरेडी इनटू दैट डायरेक्शन, जैसे ग्लोबल। दूसरा, जैसे आपने कहा 36,000 करोड़ है, वो 35 जो आएगा बाहर से, वो देखने में फिगर लगता है कि कैसे आएगा। अगर उसका विश्लेषण करेंगे, ये 36,000 करोड़ या 35,000 करोड़, ये 5 साल का है, तो 1 साल का हो गया लगभग 7,000 करोड़। अब 7,000 करोड़ में से हमारे पास इनोवेशन फंडिंग हुआ करती है, मैं इसको बड़ी बारीकी से बताऊंगा, और ये बड़ा फीजिबल है, और उससे ज्यादा आएगा। उससे क्या होगा कि सिर्फ 7,000 करोड़ हमें रेज करना है, और रेज करना मुश्किल नहीं है, क्योंकि पिछले ही वर्ष मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के तहत वो जो होता है CSR, उसमें R&D भी शामिल कर लिया गया। यदि कोई 10% भी R&D में देता है
तो 2-3 हजार तो वही दे देगा। और अगर उसको ये रहे संकोच के साथ मैं 2-3 हजार दूंगा तो वो 2-3 हजार करोड़ दूंगा और वापस नहीं आएगा, तो मैं उसको कहूंगा कि मैं इनोवेशन फंड से मैं भी 2-3 हजार देता हूं, तो इक्वल पीपीपी मॉडल कर लेंगे। क्योंकि मेरे पास भी तो है 14,000 करोड़, उसमें से 10 में आप उसको तकसीम करिए, जो हमारे 15,000 10,000 प्लस 4,000 14,000 का जब हम 10 बार करेंगे तो उतना मेरे पास भी है, लगभग 1.5-2 करोड़ 200,000 करोड़। तो जब मैं बराबर की फंडिंग करूंगा तो एक पीपीपी मॉडल डेवलप हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य ये कि ये थोड़ा सा स्ट्रेटेजाइज करने की आवश्यकता है। ऐसे लगता है कि मानो 36,000 करोड़ कहां से आएगा, कि जैसे किसी ने 36,000 करोड़ का वहां पर सहयोग करना, ऐसा नहीं है। ये एक बड़ा बिजनेस मॉडल बनेगा और निश्चय ही हम इसमें सबके सुझाव भी लेंगे। आप जैसे मित्रों ने जिन्होंने इसका अध्ययन किया, आपके इनपुट्स भी समय समय पर स्वागतीय होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रश्न यह है कि विधेयक पर विचार किया जाए। जो सदस्य इसके